हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 जो कि आपका 5वां चैप्टर है, वो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इस प्रश्नावली में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। सत्य और असत्य बताना है और जो भी उत्तर देंगे उनका कारण भी बताना है। तो पहला क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ मैंने क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य, अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। अब पहला क्या, देखिए एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। असत्य है भी कथन ये। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका एक बिंदु ये है, इस बिंदु में से आपने एक रेखा खींच दी, एक और रेखा खींच दी, एक और रेखा खींच दी। एक बिंदु से हम क्या कर सकते हैं, असंख्य अनगिनत रेखाएं इसमें से खींच सकते हैं। तो इसका कारण क्या लिखा फिर देखिए, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, बताया मैंने, इस रंग से खींची जा सकती हैं। दूसरा क्या है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। ये भी असत्य है। कैसे? जैसे मान लीजिए दो भिन्न बिंदु, ये हैं दो बिंदु, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसमें से तो सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। इन दो बिंदुओं में से हम क्या कर सकते हैं, एक ही रेखा खींच सकते हैं। और ये क्या कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं में से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, तो क्या होगा, असत्य है। क्यों? क्योंकि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है। दो बिंदुओं में से सिर्फ एक ही रेखा खींचा जा सकता है, अभी असंख्य नहीं खींच सकते। ये हुआ सेकंड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट क्या, देखिए एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सत्य है। मान लीजिए ये रेखा को हम ऐसे दिखाते होते हैं और दोनों साइड में ऐसे एरो का, तीर का निशान लगाते हैं। और इस तीर का निशान का मतलब क्या है कि इसको आप इस तरफ कितनी दूर बढ़ा लो, चाहे इसको इस तरफ आप चाहे कितनी भी दूर बढ़ा सकते हैं। इस साइड में कितनी दूर बढ़ा सकते हैं, इस साइड में भी कितनी ही दूर बढ़ा सकते हैं। तो ये सत्य है, क्योंकि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, देखिए यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये भी सत्य है भी। कैसे? यूक्लिड के अभिगृत 4 के अनुसार, जो बुक में दे रखे हैं अभिगृत, उसके अनुसार क्या है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, यानी एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें। वे वस्तुएं जो परस्पर क्या हों, संपाती हों, एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर परस्पर संपाती हों तो एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगी। अब दो वृत्त आपस में बराबर हैं, यदि एक वृत्त को दूसरे वृत्त पर अध्यारोपित करें, यानी एक वृत्त को दूसरे वृत्त के ऊपर अगर आप रख दें तो वे क्या होंगे, संपाती होंगे। और संपाती होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः इनके केंद्र और परिसीमाएं, केंद्र और, जैसे मान लीजिए एक वृत्त ये है, ये छोटा सा बना देता हूँ, ये जैसे एक वृत्त ये है, ये इसका केंद्र है। दूसरा वृत्त बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे का ऐसा है, सेम पूरा संपाती हो ऐसे, और केंद्र भी वही हो इसका, सेम वही हो, अध्यारोपित करो संपाती होंगे। अतः इनके केंद्र और परिसीमाएं, ये क्या है, परिसीमा, इसको परिसीमा बोलेंगे। परिसीमाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। और परिसीमा अगर संपाती होंगे, बिल्कुल सब कुछ सारी चीजें बराबर हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अतः इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, संपाती होती हैं। त्रिज्या संपाती होने का मतलब क्या, त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये वह इसका फोर्थ पार्ट। पांचवा भाग देखिए, आकृति में आकृति दे रखी है, ए बी पी क्यू एक्स वाई दे रखा है। आकृति में यदि ए बी और पी क्यू बराबर हो, ए बी और पी क्यू दोनों क्या बराबर है, यानी स्केल से माप के देखें, फुटे से ए बी और पी क्यू आपके बराबर, और पी क्यू एक्स वाई के बराबर हो, ये पी क्यू किसके बराबर हो, एक्स वाई के बराबर हो, तो ए बी और एक्स वाई भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्या दे रखा है, ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। तो इसका मतलब ये कि ए बी और एक्स वाई भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
यूक्लिड की ज्यामिति के हिसाब से लिखते हैं। इसका आंसर देखिए, सत्य है बात ये, क्योंकि यूक्लिड के अभिगृहित के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। अब देखिए, ए बी किसके बराबर, पी क्यू के, एक्स वाई किसके बराबर, पी क्यू के। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। ए बी पी क्यू के बराबर, एक्स वाई पी क्यू के बराबर, इसलिए ए बी और एक्स वाई आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं जो है इन सब की परिभाषाएं लिख रहा हूं यहाँ पे, और यही सफिशिएंट है करने के लिए। 1 से लेकर 5 तक की परिभाषा देखिए क्या है। पहला, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं की परिभाषा, दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। दो सीधी रेखाएं, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों सीधी रेखाएं हैं और कोई भी उभयनिष्ठ यानी कॉमन बिंदु कोई भी नहीं इनके अंदर, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांतर। ये समांतर रेखाएं, जैसे अगर किसी ने ऐसी खींच दी रेखाएं, अब सीधी तो है लेकिन इनके अंदर ये वाला बिंदु क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, तो ऐसी रेखाओं को आप समांतर रेखा नहीं कह सकते। ये समांतर रेखा हो जाएंगे आपकी, ठीक है। लंब रेखाएं, दो रेखाओं में यदि एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो लंब रेखाएं होती है। जैसे क्या है, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ये मान लीजिए पहली रेखा आपकी एल कह दिया मैंने, इसको एम कह दिया, रेखा दे रखी है। अब ये एम मान लीजिए एल के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है ये। दो रेखाओं में यदि एक रेखा दूसरी पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसके ऊपर एम 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगी, लंब रेखाएं। यानी उसका भी उसके साथ 90 डिग्री का और इसका इसके साथ भी क्या है, 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। इनको लंब रेखाएं कह देंगे। तीसरा, रेखाखंड क्या होता है, वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते। जैसे ये तो क्या आपकी रेखा है, लेकिन ये अगर ले लूं मैं ऐसे, अब यहां और यहां दोनों सिरों पर क्या है, बिंदु है। इसका मतलब क्या, इससे आगे नहीं है, इस साइड में ए से आगे, इस साइड में भी नहीं रेखा है। तो वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते, इसके दोनों सिरे बिंदु नहीं इसके, ये तो जाएगा आपकी रेखा, लेकिन इसके दोनों सिरे बिंदु हैं, यहाँ और यहाँ लास्ट में दोनों एंड पे क्या है, बिंदु है, पॉइंट है। तो ऐसी जो रेखा उसको क्या कह देंगे, रेखाखंड। वह सीधी रेखा जिसके दोनों सिरे बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है, ठीक भाई। उसके बाद वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये है आपका वृत्त, ठीक है, ये इसका केंद्र, तो इसके केंद्र से वृत्त के केंद्र से वृत्त पर, ये पूरा वृत्त है, कहीं भी रेखाखंड खींच दो, ये रेखाखंड खींच दिया या ये रेखाखंड खींच दिया या ये खींच दिया या ये खींच दिया, किसी भी रेखाखंड को जो आप रेखाखंड खींचेंगे, खींचा गया रेखाखंड क्या कहलाएगा, वृत्त की त्रिज्या। तो ये जो जगह है ये क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक। अब वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण समकोण हो। है तो चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाएं, जिसके अंदर क्या हो, चारों भुजाएं समान हो। ये बनाया जैसे मैंने ए बी सी और डी, ए बी बी सी सी डी डी, चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। और प्रत्येक कोण, जैसे ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये आपके कितने के हों, 90 डिग्री के हों, तो ऐसी चतुर्भुज को हम क्या कह देंगे, वर्ग कह देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। 2 अभिधारणाएं दे रखी हैं, 1 और 2। पहली क्या है, 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक
तीसरा बिंदु सी विद्यमान, यानी दो तो दे रखे हैं, एक तीसरा बिंदु सी और है जो ए और बी के बीच स्थित होता है, ए और बी के बीच स्थित होता है। क्वेश्चन को करेंगे एक बार, इसको देखिए ऐसे जैसे क्या है, इस ढंग से दो बिंदु हैं, ए है और बी है, और एक तीसरा बिंदु और है जो इनके बीच स्थित होगा, यानी यहाँ होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊं मैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो तीसरा बिंदु कहाँ है, इनके कहाँ है, बीच में स्थित है। तो ये सी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, इन ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा इसके ऊपर ही होगा। एक बात तो ये थी। दूसरी बात में क्या कह रहा है, यहाँ कम से कम ऐसे, दूसरी अभिधारणा में क्या कह रहा है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। अब की बार कह दिया 3 बिंदु विद्यमान हैं और एक रेखा पर स्थित नहीं है। इस केस में क्या होगा, कुछ इस ढंग से होगा। मान लीजिए ये 2 बिंदु हैं ए और बी, ये इनको मिलाने वाली रेखा होगी, लेकिन एक बिंदु और है ये सी जो इसके ऊपर विद्यमान नहीं है। ये अभिधारणाएं दे रखी हैं। अब इन अभिधारणाओं के बेस के ऊपर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? हाँ है, रेखा और बिंदु है। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, यानी एक दूसरे की विरोधी नहीं है? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए ये सारी बातें। तो देखिए पहली बात तो क्या है, इन अभिधारणाओं में 2 पद अपरिभाषित, जो अभिधारणाएं दे रखी हैं इनमें 2 पद अपरिभाषित, एक तो बिंदु और दूसरा क्या आपका रेखा। और दूसरा क्या पूछा था, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, यानी एक दूसरे के विरोध में नहीं है? हाँ, ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, क्योंकि यहाँ कुछ अलग बात है, यहाँ कुछ अलग है। यहाँ क्या कह दिया कि अगर इन दोनों के बीच में है बिंदु तो उस दोनों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर स्थित होगा, और अगर इनके बीच में यानी इनसे अलग है तो ऊपर हो जाएगा ये नहीं। हाँ, ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, दूसरे पार्ट का आंसर होगा इसका। अब आगे क्या कहता है, अगर ये अविरोधी हैं तो क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से मिलती हैं या यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? नहीं, ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि यूक्लिड की अभिधारणा में तो एक बात दे रखी है, क्या दे रखी है, यूक्लिड की अभिधारणा एक के अनुसार किन्हीं 2 बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यूक्लिड की अभिधारणा में ये था कि किन्हीं 2 बिंदुओं से क्या कर सकते हैं, एक अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। तीसरा बिंदु इसके ऊपर है, इसके नीचे है या और कहीं है, इसके बारे में यूक्लिड की अभिधारणा में कहीं कोई जिक्र नहीं है। वहाँ सिर्फ 2 बिंदुओं की बात है या फिर अकेले एक बिंदु की बात है। एक अभिधारणा में ऐसे भी कह रखा ना कि एक बिंदु से आप असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस ढंग से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है।